हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। साहिल जब लिली और उसकी रूममेट्स को केटीवी से बाहर लेकर आया तब उसे एहसास हुआ कि उसकी स्पोर्ट्स कार में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। बाकी 3 का क्या किया जाए। आखिरकार साहिल उन्हें पास के एक होटल में ले गया। वह हर एक के लिए अलग अलग कमरे बुक करना चाहता था, लेकिन वे सब डरी हुई थीं, इसलिए वे एक ही कमरे में रहना चाहती थीं। आखिर में साहिल ने 2 स्वीट्स बुक किए, एक उनके लिए और एक अपने लिए। उन्हें सेट करवाने के बाद साहिल अपने कमरे में वापस आया और नहाने चला गया। जब वह बिस्तर पर लेटा और जो कुछ हुआ उसे याद किया तो उसके मन में अभी भी हल्का सा डर बना हुआ था। शुक्र है उसकी बहन ठीक थी। अगर कुछ हो जाता तो वह जिंदगी भर पछताता। अगर वह आज एससीसी में शामिल नहीं हुआ होता और एंडी से नहीं मिला होता तो वह इस मामले को इतनी आसानी से संभाल नहीं पाता। उसे समझ आ गया था कि चूंकि शायद वह कभी अपना सारा पैसा खर्च ही नहीं कर पाएगा और उसे लाइफस्टाइल पॉइंट्स भी चाहिए थे, तो फिर पैसे खर्च करके कुछ दोस्त बनाए जाएं। जिंदगी में जितने ज्यादा दोस्त होते हैं उतने ही ज्यादा विकल्प मिलते हैं, और कभी ना कभी उनमें से किसी की मदद की जरूरत भी पड़ सकती है, जैसे आज पड़ी। ये सब सोचने के बाद साहिल ने एंडी को फोन किया। साहिल, तुम्हारी बहन ठीक है? एंडी ने पूछा। हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। आज से अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी, तो मुझे बताना। तुम बहुत पोलाइट हो साहिल। आज जो हुआ उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। आखिर ये मेरा प्लेस है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो खुद सावधान नहीं थी। और हाँ एंडी, अगर अगली बार तुम्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए हो तो मेरे पास आना। मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैनेजमेंट में दखल नहीं दूंगा। मैं सिर्फ शेयर होल्डर रहूंगा। ये सुनकर एंडी बहुत खुश हो गया। यही वजह थी कि वह साहिल के करीब आया था। जब कोई इंसान सिर्फ मेंबरशिप अपग्रेड करने के लिए 1.1 बिलियन डोनेट कर सकता है तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता। यह कोई आम अमीर परिवार नहीं था, ये लेवल सिर्फ सुपर रिच फैमिलीज या किसी बड़े कंसोर्टियम का ही होता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती का मतलब सिर्फ फायदे, कोई नुकसान नहीं। चूंकि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो तो सच कहूं, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। कल रात लेक हार्ट क्लब में एक चैरिटी डिनर है। तुम वहां आओ, हम वहीं बात कर लेंगे। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं कल तुमसे मिलूंगा। एंडी ने फोन काट दिया और गुनगुनाने लगा। उसका मूड एकदम अच्छा था। जो भी लिस्ट एक्ट्रेस उसे मसाज दे रही थी उसने उसका मूड देखकर पूछा, मिस्टर लुइस, आप इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि मुझे एक मनी गॉड मिल गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे खुश नहीं होना चाहिए? एक्ट्रेस हैरान रह गई। मिस्टर लुइस तो उनका मनी गॉड था, तो फिर मिस्टर लुइस का मनी गॉड कौन हो सकता है? वह अपनी स्टेटस की वजह से इन सब बातों को समझ भी नहीं सकती थी। एंडी को कॉल करने के बाद साहिल ने ह्यू को भी फोन किया। उसे वही बात बताई जो एंडी को बताई थी और कहा कि अगर ह्यू को कभी किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत हो तो वो उसके पास आए। ह्यू ने भी अगले दिन चैरिटी डिनर में आने का निमंत्रण दिया। दूसरी स्वीट में लड़कियां नहाने के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होने लगीं। हालांकि वे उस घटना से अभी भी डरी हुई थीं, लेकिन आखिर में वे सिंपल सी लड़कियां थीं। वे बिस्तर पर लेटकर गपशप करने लगीं। लिली, जिसने हमारी जान बचाई वो तुम्हारा कजिन था, सही? हाँ, तो कैसा लगा? मेरा कजिन काफ़ी ग्रेट है ना? वह सिर्फ ग्रेट नहीं है, वह तो मेरा नया आइडल है। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बहुत पिटीफुल है? उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए और उसका अंकल उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। वह 2 साल तुम्हारे घर में रहा भी था। तुमने हमें यही बताया था। हाँ, ऐसा ही था। लेकिन तुमने आज जो हुआ वो नहीं देखा। दार्जिलिंग का मैनेजर उसके साथ कितना पोलाइट था। उसने उसे मिस्टर खुराना कहा। दार्जिलिंग कैसा प्लेस है ये तुम जानती हो। और वे स्कमबैग्स तो मैनेजर के सामने खुद को थप्पड़ मार रहे थे। तुम्हारा कजिन तुमसे बहुत सारी बातें छुपा रहा है। मुझे भी नहीं पता कि क्या बदला है। मैं उससे कल पूछूंगी। ठीक है, एक बात बताओ, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, उसका नाम सारा है और वे सीनियर हाई से साथ में हैं। क्यों, तुम मेरे कजिन को पसंद करने लगी हो क्या? मेरी सिस्टर इन लॉ बनने का प्लान है। चुप रहो। अगली सुबह लिली की रूममेट्स ने कार बुक की और कैंपस वापस चली गईं। साहिल, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लिली ने कहा जैसे ही उसकी रूममेट्स चलीं। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं। चलो, मैं तुम्हें एक शांत जगह ले चलता हूँ जहाँ हम आराम से बात कर सकें। साहिल लिली को वापस दार्जिलिंग के टीवी की पार्किंग में ले गया। गेट इन, उसने कहा और बुगाटी वेरॉन अनलॉक की। लिली उस चमचमाती कार को देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गई। साहिल, क्या ये तुम्हारी कार है? हाँ, मेरी ही है। बैठो। ओह, ठीक है। लिली लगभग चक्कर सी खाती हुई अंदर बैठ गई। फिर साहिल उसे बीच पर ले गया। रास्ते में हर कोई उनकी कार को देखता रह गया।
लोग मुड़ मुड़ कर देखते और रोड पर बाकी कारें उनसे 10 मीटर दूर रहकर चलती, यहाँ तक कि रेड सिग्नल पर भी। स्पष्ट था साहिल अब कोई आम आदमी नहीं था। बीच पर दोनों एक शांत जगह पहुंचे। वे रेलिंग पर टिककर खड़े हुए और समुद्री हवा उनके पास से होकर गुजर रही थी। लिली, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं। जो पूछना है पूछो, साहिल ने दूर समुद्र की ओर देखते हुए कहा। सबसे पहले, क्या वह कार सच में तुम्हारी है? हाँ, कल ही लेक सिटी में खरीदी। मैं तुम्हें मिलने और ये कार लेने ही आया था। ये कार कितने की है? 80 मिलियन। का कितने की? 80 मिलियन। इतने पैसे आए कहाँ से? क्या तुमने बैंक लूटा है? साहिल हंस पड़ा। अगर मैंने बैंक लूटा होता तो क्या मैं यहाँ ऐसे खड़ा होता? और बैंक लूट कर 80 मिलियन मिलते भी हैं क्या? तो फिर पैसे कहाँ से आए? कमाए हैं। कैसे? ये कुछ वाक्यों में समझाना मुश्किल है, लेकिन इतना जान लो कि मैंने कुछ भी इल्लीगल नहीं किया। बस ये समझ लो, तुम्हारा भाई अब एक सच्चा नूवो रीश है। क्या माँ को पता है? नहीं। कितने लोगों को पता है? अभी तक सिर्फ तुम। सच में? और मुझे चुप रखने के लिए तुम कितने पैसे दोगे? जितने तुम चाहो। तुम बिल्कुल सिंसियर नहीं हो। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। काफी समय बाद मिलकर भी उनके बीच जरा सा भी फासला महसूस नहीं हुआ। उस दिन साहिल लिली को लेक सिटी के सभी मॉल्स में ले गया। उसने उसके लिए ढेरों महंगे कपड़े और मेकअप खरीदे, और लिली भी किसी बात में पीछे नहीं रही। आखिर भाई ही तो था, उस पर पैसा खर्च होना ही था। शाम 5 बजे साहिल लिली को बुगैटी वेरॉन में लेकर लेक हार्ट क्लब पहुंचा। कार पार्क करने के बाद उन्हें लेक के बीच बने गैदरिंग स्पॉट तक जाने के लिए नाव लेनी थी। लेक के किनारे कुछ नावें पहले से ही तैयार खड़ी थीं। दोनों एक नाव पर चढ़ गए और नाव वाला सीधे लेक के बीच की तरफ चल पड़ा। साहिल रेलिंग पर टिककर साफ झील के पानी को देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था, ये रईस लोग सच में जीना जानते हैं। साहिल, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लिली ने पीछे से पूछा। मैं तुम्हें एक गैदरिंग में ले जा रहा हूँ ताकि तुम दो लोगों से मिल सको। जब मैं लेक सिटी में न रहूं तो तुम उनसे मदद ले सकती हो। उनमें से एक दार्जिलिंग का बॉस है। साहिल और लिली झील के बीचों बीच पहुंच चुके थे। नाव से उतरने के बाद एक अटेंडेंट उन्हें इमारत की दूसरी मंजिल तक ले गया। हियर यू आर। अटेंडेंट ने दूसरी मंजिल वाले हॉल का दरवाज़ा खोला और इशारा करते हुए बोला। साहिल और लिली हॉल में दाखिल हुए। अंदर जाते ही दोनों को ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहे हों। ये हॉल कम से कम 5000 स्क्वायर फीट का था और चमचमाती रोशनियों से शानदार तरीके से सजा हुआ था। वहाँ 100 से अधिक लोग मौजूद थे जो छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर बातें कर रहे थे। 10 से ज़्यादा लंबे आकर्षक अटेंडेंट्स हाथों में अल्कोहल और स्नैक्स की ट्रे लिए भीड़ के बीच आ जा रहे थे। लिली पहली बार ऐसी जगह आई थी, इसलिए वह घबराकर साहिल की शर्ट हल्के से खींच लेती है। डर मत, आराम से रहो, जो खाना अच्छा लगे ले लेना, साहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सच कहें तो साहिल ने भी ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था और वह खुद भी काफ़ी नर्वस था। लेकिन फिर उसे याद आया, वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसे क्या घबराना? घबराना तो दूसरों को चाहिए। दोनों हॉल की ओर आगे बढ़े। साहिल एक अटेंडेंट के पास से गुजरा और उसने वहां से वाइन का एक ग्लास उठा लिया। एक घूंट लेते ही उसे लगा काफ़ी स्वादिष्ट है। उधर लिली काफ़ी कंपोज थी। साहिल, तुम आ गए। एंडी वाइन का ग्लास लिए उनकी तरफ आया। एंडी, इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, ये मेरी कज़न लिली है। ये लेक सिटी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। एंडी, इसे आगे से ज़रा देख लेना। साहिल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी कज़न मेरी भी कज़न हुई। लिली, अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो तो बस बताना। लेक सिटी में मेरी थोड़ी बहुत रेप्यूटेशन है। ये कहकर एंडी ने लिली को एक गोल्ड प्लैटेड नेम कार्ड पकड़ा दिया। थैंक्स एंडी, लिली ने धीरे से कहा। लिली, तुम पहले थोड़ा घूम लो। जो खाना अच्छा लगे खा लेना। यहाँ बिल्कुल घर जैसा फील करो। मुझे साहिल से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, जाओ, लिली ने कहा। फिर एंडी साहिल को लेकर तीसरी मंजिल के एक प्राइवेट रूम में चला गया। साहिल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा अंदर 2 लोग पहले से मौजूद थे। एक आदमी और एक औरत। आदमी लगभग 40 के आसपास था, बेहद सुसंस्कृत और शांत व्यक्तित्व वाला। औरत शायद 30 के दशक में थी, हल्का सा मेकअप और एक मैच्योर वुमन की खास एलिगेंस। साहिल, मैं तुम्हारी मुलाकात करा दूं। ये मिस्टर जोश थॉमस और एम्स होली शेफील्ड हैं, और ये मेरा दोस्त साहिल लिडल और हमारा चौथा शेयर होल्डर, एंडी ने परिचय कराया। साहिल ने जोश और होली से हाथ मिलाया और बैठ गया। उसी समय एंडी उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगा। संक्षेप में, एंडी को अपने एक कॉन्टैक्ट के जरिए सफारी लैंड में एक डायमंड माइन मिला था। वह खुद भी जाकर वहां देख चुका था। उसकी क्वालिटी टॉप टियर थी। कुल निवेश लगभग 15 से 20 बिलियन के बीच था। एंडी खुद 5 बिलियन निवेश करके 40% शेयर लेना चाहता था।
बाकी 60% के लिए वह दूसरों से लगभग 10 बिलियन जुटाना चाहता था, क्योंकि उसे अभी कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी और बहुत से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने थे, इसलिए उसे ज़्यादा हिस्सा चाहिए था। मतलब साहिल और बाकी दोनों इन्वेस्टर्स को मिलकर 10 बिलियन लगाने थे और 60% शेयर बांटने थे। जोश और होली ने 2.5 - 2.5 बिलियन लगाए थे, जिससे दोनों के पास 15% - 15% शेयर थे। अब 5 बिलियन बचे थे, यानी 30% हिस्सा। साहिल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे तो हम कोई और शेयर होल्डर तलाश कर लेंगे। मैं खुद उस माइन को देख कर आया हूँ, वह बिल्कुल नया और जेन्युइन है, एंडी ने कहा। संभाल नहीं पाएगा। साहिल को तो ये रकम बहुत ही कम लगी। सिर्फ 5 बिलियन। ठीक है, मैं 5 बिलियन निवेश कर दूंगा और 30% शेयर ले लूंगा, उसने कहा। ग्रेट, फिर तय रहा। मैं बाद में तुम्हें सारी डिटेल्स भेज दूंगा। चलो एक टोस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ साहिल के ऊपर जाते ही लिली हॉल में इधर उधर घूमने लगी और धीरे धीरे आराम महसूस करने लगी। उसे अच्छा लगा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। फूड एरिया में पहुंचते ही वह रुक गई। सामने रखे सारे डेजर्ट्स बेहद स्वादिष्ट लग रहे थे। वाओ, ये कितना मीठा है, ये कितना क्रिस्पी है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, ये कितना सॉफ्ट है। वह एक एक करके डेजर्ट्स टेस्ट करती गई और जो जो पसंद आए अपनी प्लेट में रखती गई। हे, आवाज़ सुनकर लिली ने मुड़कर देखा और जैसे ही उसने व्यक्ति को पहचाना वह तेजी से उसकी तरफ भागी। क्या आप मैरी केंट हैं? मैरी किसी सीनियर फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति से बात कर रही थी, तभी लिली की आवाज़ ने उसकी बात बीच में रोक दी। मैरी ने पलट कर देखा, अ 20-year-old एक्साइटेड लड़की। हेलो, आई एम मैरी केंट। वाओ, आप सच में मैरी हैं। मुझे आपकी मूवीज़ बहुत पसंद हैं। क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ? मेरी रूममेट्स आपकी बहुत बड़ी फैंस हैं, लिली ने उत्साह से कहा। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, मैं और अच्छी मूवीज़ करने की कोशिश करूंगी, मैरी मुस्कुराए। दोनों ने पिक्चर ली, फिर मैरी चली गई। लिली ने वह तस्वीर इंस्टाग्राम पर डाल दी और कैप्शन लिखा, डू यू नो हु दिस इज? फिर उसने फ़ोन जेब में रखा और अपनी अगली टारगेट ढूंढने लगी। ओ माय, क्या वह पॉपुलर सेलिब्रिटी केविन कॉर्डन नहीं है? गॉश, क्या वह एम्प्रेस एल्सा विंटर नहीं है? और इसी तरह हॉल में एक लड़की हाथ में डेजर्ट की प्लेट और फ़ोन लिए सेलिब्रिटीज़ के पीछे पीछे पिक्चर्स लेने में व्यस्त थी। आज यहाँ सिर्फ विशिष्ट लोग ही आ सकते थे, इसलिए सभी सेलिब्रिटीज़ ने आसानी से उसे पिक्चर्स दे दी। भले ही लिली थोड़ी नाइव लगती थी, लेकिन अच्छी दिखती थी और कोई नहीं जानता था कि शायद किसी बिग शॉट ने ही उसे यहाँ लाया हो। लिली पिक्चर्स लेने में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसके पास पहले ही 7-8 फोटोज़ इकट्ठा हो चुकी थीं, वो भी आज के सबसे पॉपुलर स्टार्स के साथ। अगर उसने ये अपनी यूनिवर्सिटी में दिखाई तो उसके क्लासमेट ज़रूर जेलस हो जाते। लिली ग्रेग अपने फ़ोन में तस्वीरें देखते हुए लिली चल रही थी जब उसने किसी को पुकारते सुना। उसने सिर उठाया, एक यंग गर्ल हैवी मेकअप में और उसके साथ एक बेयर बेली वाला बूढ़ा आदमी था जिसका हाथ वह पकड़े थी। जेसिका मॉर्गन्स, लिली ने पूछा। लड़की दिखने में जेसिका जैसी लग रही थी, उसकी क्लासमेट, लेकिन मेकअप इतना भारी था कि लिली को यकीन नहीं हो पा रहा था। सच में तुम ही हो? तुम यहाँ कैसे आ गई? ये लेक सिटी की सबसे हाई एंड गैदरिंग है। ओह, समझ गई, तुम यहाँ की पार्ट टाइम अटेंडेंट होगी, है ना? जेसिका ने तंज कसकर कहा। नहीं, मैं अपने भाई के साथ आई हूँ, लिली ने शांत होकर कहा। भाई? कौन सा भाई? तुम्हारा भाई सिक्योरिटी गार्ड है। क्या वह अपनी नौकरी खोना चाहता है? वह रैंडम लोगों को ऐसे अंदर कैसे ले आया? जेसिका, मैं तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत कहने नहीं दूंगी, लिली ने गुस्से में कहा। जेसी, तुम मुझे इस प्रिटी गर्ल से मिलवाती क्यों नहीं? बगल में खड़े बूढ़े आदमी ने कहा। ये लिली ग्रेग है, मेरी क्लासमेट, जेसिका ने अनिच्छा से कहा। उसे पता था बूढ़े आदमी के दिमाग में क्या चल रहा था। हेलो मिस ग्रेग, बूढ़े आदमी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। जेसिका, क्या ये तुम्हारे पिता हैं? लिली ने मासूमियत में पूछा। जेसिका, बूढ़ा आदमी। लिली का एक ही सवाल दोनों को आग बबूला करने के लिए काफ़ी था। लिली, बकवास मत करो। अगर तुमने ऐसा फिर कहा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। यह मेरे बॉयफ्रेंड हैं, जेसिका ने गुस्से और शर्म के बीच कहा। बूढ़े आदमी ने भी कठोर स्वर में कहा। मिस ग्रेग, अगर तुम अभी मुझसे माफ़ी मांग लो, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो और जब मैं बुलाऊं तो मेरे साथ बाहर चलो, तो मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। वरना न सिर्फ तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा, बल्कि तुम्हारे भाई की भी नौकरी चली जाएगी। स्पष्ट था, जेसिका की बात सुनकर उसने यकीन कर लिया था कि लिली का भाई कोई सिक्योरिटी गार्ड है। बॉयफ्रेंड? लिली स्तब्ध रह गई। ओह नहीं, मैंने गलत बात कह दी। असल में जेसिका हमेशा यूनिवर्सिटी में ऐसे रहती थी जैसे वह किसी अमीर घर की बेटी हो। हमेशा ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड कपड़े और रोज लग्जरी कार्स में पिक और ड्रॉप। कौन सोच सकता था कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा होगा? कितना डिस्गस्टिंग है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं गलत ही सही। किसने कहा था कि तुम साहिल के बारे में बुरा बोलो?
मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रही। हम्फ, ये कहकर लिली मुड़कर जाने लगी, लेकिन जेसिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। जेसिका ने जैसे ही लिली को पकड़ा, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ऑर्गेनाइज़र कहाँ है? ऑर्गेनाइज़र, ये लड़की यहाँ फ्री फूड चुराने घुस आई है और सेलिब्रिटीज़ के साथ पिक्चर्स लेकर शो ऑफ कर रही है। कोई कुछ करेगा या नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा हाथ छोड़ो। लिली पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दोनों की लड़ाई ने आसपास मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। थोड़ी ही देर में और भी लोग इकट्ठा हो गए। ऐसी हाई सोसाइटी इवेंट्स में आमतौर पर लोग तमाशा नहीं करते, लेकिन यह मामला अलग था। इसी बीच स्टाफ वहां पहुंचा। यहाँ क्या हो रहा है? एक स्टाफ मेंबर ने पूछा। जेसिका ने लिली की ओर उंगली करके कहा, यही है। यह अंदर फ्री खाना खाने के लिए आई है और सेलिब्रिटीज़ के साथ पिक्चर्स ले रही थी। स्टाफ ने लिली से कहा, प्लीज़ अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं, मिस। ऑर्गेनाइजर ने चैरिटी डिनर के लिए लेक हार्ट क्लब बुक किया था और इनविटेशन सिर्फ लेक सिटी के बड़े लोगों को ही मिला था। नॉर्मली अंदर आते समय इनविटेशन दिखाना ज़रूरी था, लेकिन साहिल की कार इतनी शानदार थी कि किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। मेरे पास नहीं है। लिली की आवाज़ कांप गई और आंसू उसकी आंखों में भर आए। सब लोग उसे घूर रहे थे। जेसिका ने ताना मारा, देखा, मैंने कहा था ना, ये खाने चुराने आई है। आप लोग ऑर्गेनाइजर्स भी कमाल हो, इर्रेलेवेंट लोगों को अंदर कैसे आने देते हो? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, स्टाफ ने पुकारा। कुछ ही पलों में सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। कृपया इस लेडी को यहाँ से बाहर ले जाएं, स्टाफ ने कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स लिली की ओर बढ़ ही रहे थे कि वेट। दो आवाज़ें एक साथ गूंजीं। एक एम्प्रेस एल्सा विंटर्स की और दूसरी 4 राइजिंग स्टार्स में से एक, मैरी केंट की। आई ब्रॉट हर हियर, शी इज़ माई टेम्पररी असिस्टेंट का हिंदी अनुवाद एल्सा ने साफ साफ कहा। मैं इसे यहाँ लाई हूँ। यह मेरी टेम्पररी असिस्टेंट है। मैरी भी आगे आए। यस, मैं भी इसे साबित कर सकती हूँ। एल्सा को लिली पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। जब उसने देखा कि लिली अकेली और असहाय खड़ी है, तो उसे उसकी मदद करने का मन हुआ। उसके लिए यह बहुत छोटा सा एहसान था। मैरी ने लिली की हालत देखकर कल का अपना एक्सपीरियंस याद किया। वह भी मुश्किल में फंसी थी और किसी अच्छे इंसान ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह भी आगे बढ़ी। 2 बड़ी सेलिब्रिटीज़ जब लिली के लिए खड़ी हुईं, तो सिक्योरिटी हिल भी नहीं पाए। तभी जेसिका के बगल में खड़े आदमी ने कठोर स्वर में कहा, आप लोग यूं ही किसी की जिम्मेदारी मत लें। अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने होंगे। वह ट्रिस्टन कॉलिंस था। वह दोनों सेलिब्रिटीज़ को जानता था, लेकिन वह करोड़ों का मालिक था। उसके लिए ये सेलिब्रिटीज़ बस एंटरटेनर्स थीं। जेसिका फिर बोली, आप लोग झूठ बोल रही हैं। लिली मेरी क्लासमेट है और अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। यह आपकी असिस्टेंट कैसे हो सकती है? और इसने कहा था कि इसका भाई इसे लेकर आया है। शायद इसका भाई यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। स्टाफ ने पूछा, मिस, आपके भाई का नाम? मेरे भाई का नाम साहिल है, लिली ने गुस्से में जवाब दिया। सिक्योरिटी में कोई साहिल है? स्टाफ ने पूछा। सारे गार्ड्स ने एक दूसरे की ओर देखा। नहीं। मैरी का दिल तेज हो गया। क्या ये वही साहिल है जिसने मुझे कल बचाया था? वह कुछ कहती, उससे पहले लिली बोली, एक आदमी एंडी आया था। वह मेरे भाई को ऊपर बिजनेस डिस्कस करने ले गया, 3री मंजिल पर। एंडी, भीड़ में हलचल मच गई। लेक सिटी में एक ही एंडी था, मिस्टर लुइस, सबसे ऊंची सोशल स्टैंडिंग वाला आदमी। अगर ये लड़की सच कह रही है, तो उसका भाई कोई साधारण इंसान बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉइज और ट्रिस्टन दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। लेक सिटी में हर कोई जानता था, अगर एंडी आपका दोस्त है तो वह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वह आपका दुश्मन बन जाए तो आपको मिट्टी में मिला देता है। इसलिए एक कहावत थी, अगर आप एंडी के दोस्त नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी उसके दुश्मन मत बनो। ट्रिस्टन का दिमाग यहीं रुक गया। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। उसी समय साहिल और एंडी नीचे आए। साहिल ने गौर किया कि लिली कहीं नहीं दिख रही। भीड़ में हलचल देखकर वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसने देखा जेसिका लिली का हाथ पकड़कर खींच रही थी। लिली की आंखें बिल्कुल नम थीं। लिली, साहिल चिल्लाया। साहिल, जेसिका की पकड़ ढीली पड़ गई। लिली रोते रोते साहिल से लिपट गई। सब ठीक है, मैं हूं ना, साहिल ने उसे संभाला। एंडी भी आगे आया। ट्रिस्टन के तो होश ही उड़ गए। वह कांपते हुए ऑलमोस्ट गिर ही पड़ा। स्टाफ ने हकलाते हुए पूरी बात एंडी को बताई। एंडी ने ट्रिस्टन की ओर इशारा किया। वह कौन है? भीड़ से आवाज आई। मिस्टर लुइस, वह ट्रिस्टन कॉलिंस है, ऑस्पिशियस क्लाउड्स रियल एस्टेट का ओनर। एंडी शांत लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, मिस्टर कॉलिंस, है ना? तुम्हारे पास लेक सिटी छोड़ने के लिए 3 दिन हैं। खुद चले जाओ वरना मैं निकलवा दूंगा। ट्रिस्टन के पैरों से जैसे ताकत जाती रही। आई एम सॉरी मिस्टर लुइस, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब उस औरत की गलती है। उसने ताबड़तोड़ जेसिका को एक जोरदार थप्पड़ मारा। जेसिका धड़ाम से जमीन पर गिर गई।
वह वहीं घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। लेक सिटी छोड़ना उसके लिए मौत से भी खराब था। उसके 100 करोड़ एसेट्स में फंसे थे, उन्हें 3 दिन में बेचना असंभव। और अगर एंडी ने वार्निंग दे दी तो कोई खरीदने की हिम्मत नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट्स टूटते, पेनल्टीज लगती। कुछ ही दिनों में करोड़पति से कंगाल बन सकता था। ऊपर से अपने मिस्ट्रेसेस और 2 इलिजिटिमेट सन्स की जिम्मेदारी। उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, एंडी ने बिना किसी भाव के कहा। ट्रिस्टन पहले ही निराशा में डूब चुका था। तभी भीड़ में से एक और आवाज आई, एंडी, क्या तुम फिर किसी गरीब इंसान को तंग कर रहे हो? ह्यू आगे बढ़ाया, मिस्टर ग्रीन, प्लीज मुझे बचाए। हम पहले भी साथ काम कर चुके हैं। मैं ट्रिस्टन हूँ, ऑस्पिशियस क्लाउड्स रियल एस्टेट से। ट्रिस्टन ह्यू को ऐसे पकड़ रहा था जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। लेक सिटी में अगर कोई उसकी मदद कर सकता था तो ह्यू ग्रीन उन्हीं में से एक था। ग्रीन फैमिली के दूसरे बेटे के रूप में वह फैमिली बिजनेस का दूसरा वारिस माना जाता था। लेकिन ह्यू ने हालात बदल दिए थे और अपने बड़े भाई के बराबर आकर खड़ा हो गया था। परिवार के बड़े अब तक ये तय नहीं कर पाए थे कि असली वारिस कौन होगा। इसलिए एल्डर्स ने दोनों को एक एक रकम दी थी ताकि वे उसे 10 साल तक इस्तेमाल करके अपना कौशल दिखा सकें। जिसके नतीजे बेहतर होंगे वही वारिस चुना जाएगा। 5 साल बीत चुके थे और ह्यू स्पष्ट रूप से आगे था। ग्रीन, किसने कहा कि मैं किसी को तंग कर रहा था? उसने साहिल की कज़न को तंग किया था, मैं और क्या करता? एंडी ने साहिल की ओर इशारा करते हुए कहा। ह्यू ने साहिल की बाहों में खड़ी यंग लेडी की ओर देखा। ओह, तुमने साहिल की कज़न को तंग किया? हिम्मत तो है तुम्हारी, ह्यू ने ट्रिस्टन से पूछा। ट्रिस्टन हैरान रह गया। तुम क्या करने का सोच रहे हो एंडी? मैंने उसे लेक सिटी छोड़ने के लिए 3 दिन दिए हैं। 3 दिन बहुत ज्यादा हैं। मेरा मानना है कि 1 दिन काफी है। ह्यू की ये बात सुनकर ट्रिस्टन बेहोश हो गया। अब जब लेक सिटी के 2 बड़े लोग उसके पीछे पड़ गए थे तो उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। खून सिर पर चढ़ गया और वह गिर पड़ा। इसे बाहर फेंको और इसे एक एम्बुलेंस बुलाओ। अगर यह नहीं जागता तो ठीक है, लेकिन अगर यह जाग जाए तो इसे बताना कि इसके पास सिर्फ 1 दिन है, एंडी ने कर्मचारी से कहा। यस मिस्टर लुइस। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रिस्टन को उठाया और जेसिका को बाहर निकाल दिया। अब जबकि मामला निपट चुका था, सबकी नज़रें साहिल पर थीं। इस आदमी का स्टेटस जरूर डराने वाला होगा क्योंकि वह लेक सिटी के 2 बड़े नामों का दोस्त था। मैरी का दिल साहिल को देखकर उड़ गया। उसे नहीं लगा था कि अपनी पहचान के कारण वह उससे फिर मिल पाएगी। वह यह उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि कल के बाद आज उससे फिर मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ आकर उसे थोड़ी उम्मीद जरूर थी। चूंकि सब यहाँ मौजूद हैं, मैं अब साफ कर दूं, साहिल मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए उसकी कज़न मेरी भी कज़न है। आगे से जिसने भी उसे तंग किया वो मुझसे निपटेगा, एंडी ने सबको कहा। मेरी भी, ह्यू ने जोड़ा। थैंक्स ब्रॉस, साहिल ने कहा। साहिल को लगा कि ह्यू और एंडी से उसकी इतनी नज़दीकी हो चुकी है कि वह उन्हें ऐसे बुला सकता है। You're welcome, साहिल। ऑल राइट एवरीवन, टाइम टू गो बैक। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई। मैरी साहिल के पास आए और बोली, हम फिर मिले मिस्टर खुराना। हेलो एम्स, केंट। लिली अब शांत हो चुकी थी। उसने साहिल और मैरी को बारी बारी देखा और पूछा, साहिल तुम मिस मैरी को जानते हो? ये आई डू मिस मैरी, अभी मेरी मदद के लिए धन्यवाद। मिस एल्सा आपका भी। एल्सा जाने ही वाली थी कि लिली की आवाज़ सुनकर रुक गई। वह वापस आ गई। You're welcome, लिली। थैंक यू बोथ ऑफ यू, साहिल ने कहा। यू आर टू काइंड मिस्टर खुराना, दोनों सेलिब्रिटीज ने एक साथ कहा। रिवर सिटी, साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस। पर्ल एंट्रांस से अंदर चली गई। उसके फ़ोन में 911 डायल था। उसे यह पता नहीं था कि एक टैक्सी उसका पीछा कर रही थी। ड्राइवर के अलावा टैक्सी में एक यंग मैन और वुमन भी थे। सर, ये जगह कौन सी है? यंग मैन ने पूछा। बेटा, ये रिवर सिटी का वेल्थी रेजिडेंशियल एरिया है। मैं बस यहीं तक जा सकता हूँ। टोटल $50 होंगे, ड्राइवर ने कहा। सो एक्सपेंसिव? यंग मैन ने पूछा। टाइम इज मनी, मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। ऑल राइट देन, थैंक यू सर। दोनों ने पैसे दिए और टैक्सी से उतर गए। वे साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस के एंट्रांस तक पहुंचे। वे करीब जाकर देखने ही वाले थे कि सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो रेड पॉश किसकी है जो अभी अंदर गई? यंग मैन ने पूछा। किसकी? एक टेनेंट की होगी। और किसकी होगी? तुम्हारी। अब जाओ यहाँ से, यहाँ रहना काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, राइट? तुम गांव से आए हो क्या बेटा? ऐसा समझो कि यहाँ की कीमत 2 लाख है और हर हाउस कम से कम 50 मिलियन का है। अब तुम बताओ, एक्सपेंसिव है कि नहीं? वॉट सो एक्सपेंसिव? अगर कोई यहाँ किराए पर रह रहा हो तो तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या? कोई 50 मिलियन का हाउस खरीद कर किराए पर देगा?
और जिसके पास यहाँ रहने के पैसे हैं क्या उसे किराए पर देना पड़ेगा? अब जाओ यहाँ से। ऑल राइट, मैं जा रहा हूँ, थैंक यू। यंग मैन यंग वुमन को साथ लेकर वहाँ से चला गया। दोनों ने एक सस्ता मोटल ढूंढा और वहीं रुकने का फैसला किया। कमरे में पहुंचकर वुमन ने कहा, सैम, क्या हम सीधे तुम्हारी सिस्टर को ढूंढ नहीं सकते? यंग मैन सैम वॉर्नर था, पर्ल का छोटा भाई, और यंग वुमन मिनी उसकी गर्लफ्रेंड। लेकिन मिनी के फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि सैम के फैमिली किसान थे जबकि मिनी का फैमिली टाउन में रहता था। इसलिए सैम और मिनी छुपकर पर्ल की मदद लेने आए थे। लेकिन सैम को ये जानकर झटका लगा कि पर्ल ने उनके पेरेंट्स से झूठ बोला था। पर्ल ने कहा था कि शहर में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और उसे रेंट देना पड़ता है और अपने खर्च भी निकालने पड़ते हैं। लेकिन सैम ने पर्ल को लग्जरी कार चलाते और एक्सपेंसिव हाउस में रहते देखा था। नो, हम तब जाएंगे जब मॉम और डैड आ जाएंगे। मैं हमेशा से पर्ल से डरता रहा हूँ और उसे बस मॉम और डैड ही काबू में कर सकते हैं। मैं पहले मॉम को कॉल करता हूँ। सैम ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल किया। कहाँ गया था तू, नालायक? अभी घर वापस आ, एक मिडिल एजड औरत की आवाज़ स्पीकर से आई। मॉम, मैं रिवर सिटी आ गया हूँ, मैं वापस नहीं आ रहा। यंग मैन ने कहा, नालायक, तू किसी की बेटी को लेकर भाग गया, अब उनका फैमिली हमसे पूछ रहा है कि वह कहाँ है। तुरंत वापस आ। मॉम, मेरी बात सुनो, मुझे पर्ल मिल गई है, वह अब रिच है, वह करोड़ों की कार चलाती है और करोड़ों के घर में रहती है। आप आकर खुद देख लो। तू पागल हो गया है। मॉम, सच कह रहा हूँ, मैं कल पर्ल के काम की जगह गया था और उसे ऑफिस से निकलते ही लाखों की रेड स्पोर्ट्स कार चलाते देखा। और फिर उसकी माँ ने पूछा, कल मैंने उसका पीछा नहीं किया लेकिन आज टैक्सी लेकर एंट्रांस पर इंतजार किया। मैंने उसे एक रेजिडेंशियल एरिया में जाते देखा और गार्ड से पूछा। उसने कहा कि वहाँ की कीमत 2 लाख है। हमारे पूरे गांव का घर उतने में आ जाए। हर हाउस कम से कम 50 मिलियन का है। तू श्योर है? कहीं किसी और को देख कर आया है? मैं क्यों झूठ बोलूँगा? और वह मेरी बहन है, मैं उसे पहचानता नहीं क्या? ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे डैड के साथ आऊँगी। ये बेवकूफ़ लड़की शहर में कार और महंगे घर में रहती है और हमें सिर्फ 20,000 महीने भेजती है। मिनी, तुम्हें अपने पेरेंट्स को भी कल यहाँ आने के लिए कहना चाहिए। सैम ने अपनी माँ का कॉल ख़त्म करते ही मिनी से कहा। किस लिए? ताकि वे मुझे वापस घसीट कर ले जाएं। वे तो शुरू से ही हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं। क्या तुम सच में इतनी भोली हो? तुम्हारे पेरेंट्स इसलिए मना करते हैं क्योंकि तुम शहर में रहती हो और मेरा परिवार गांव में खेती करता है। मेरा घर तुम्हारे जितना अमीर नहीं है, इसलिए उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन अब जब मेरी सिस्टर ने इतना पैसा कमा लिया है, यकीन मानो अब तुम्हारे पेरेंट्स भी हमें साथ रहने देंगे। हमें अब छुपकर डेट नहीं करनी पड़ेगी। मिनी थोड़ी देर सोचती रही, फिर सैम की बात मान ली। उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठते ही उसकी माँ ने उसे और सैम दोनों को डांटना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन रिवर सिटी आने का वादा कर दिया। सैम मिनी को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेटा था। उसने धीरे से कहा, मिनी, चलो कभी वापस मत चलते, हम यहीं रिवर सिटी में रहेंगे। मैं अपनी सिस्टर से कहूँगा कि मेरे लिए एक अच्छी कार और एक अच्छा घर ले दे। फिर हम हर दिन घूमने निकलेंगे, नज़ारे देखेंगे, बस तुम और मैं। लेकिन क्या तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए ये सब खरीदेगी? मिनी को इस पर ज़रा भी भरोसा नहीं हुआ। अगर मैं खुद मांगूंगा तो नहीं, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स उससे कहेंगे तो वो ज़रूर खरीदेगी। इसीलिए तो मैंने उन्हें बुलाया है। चिंता मत करो, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे ही पक्ष में रहते हैं। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, वे सारी अच्छी चीज़ें मेरे लिए ही छोड़ते हैं। उनके हिसाब से तो मेरी सिस्टर सिर्फ मेरी सेवा के लिए ही पैदा हुई है। ठीक है, और सुनो, मुझे भी तुम्हारी सिस्टर जैसी कार चाहिए। वो बहुत सुंदर है, ऐसी कोई चीज़ पाना एक सपना जैसा है। ठीक है, ले लेंगे, तुम्हारे लिए भी एक कार। हम दोनों अपनी अपनी लेकर चलेंगे। दोनों मुस्कुराए और एक शानदार जिंदगी की कल्पना करते हुए आंखें बंद कर लीं। लेक सिटी लेक हार्ट क्लब। आज रात की चैरिटी ऑक्शन जोरों पर थी। हर कोई पहली मंजिल के हॉल में बैठा था। स्टेज पर लेक वेस्ट प्रोविंस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की राइजिंग स्टार एडा राइस होस्टिंग कर रही थीं। शुभ संध्या, सम्मानित मेहमानों। लेक सिटी की तीसरी चैरिटी ऑक्शन में आपका स्वागत है। आज प्यार, देखभाल और सद्भाव का दिन है, और वो दिन भी जब हम पूरी दुनिया को अपनी दानशीलता और यूनिवर्सल लव दिखाते हैं। स्पीच खत्म होते ही बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के बच्चे दिखाए गए जहां स्कूल जाना किसी मिशन से कम नहीं था। किसी को 2 घंटे चलकर जाना पड़ता था, किसी को 3। आना जाना मिलाकर बच्चे रोज 5-6 घंटे सड़क पर बिताते थे। स्कूल की हालत भी बहुत खराब थी। डेस्क और बेंच सब गांव वालों ने अपने घरों से दान किए थे, पुराने, टूटे फूटे, घिसे हुए। कई बच्चों के माता पिता रोजगार के लिए घर से दूर काम करते थे। बच्चे अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहते थे, बहुत कम उम्र में ही समझदार और जिम्मेदार बन चुके थे।
कोई खाना बनाता था, कोई कपड़े धोता था, कोई छोटे छोटे घरेलू काम संभालता था। इन सब कठिनाइयों के बीच उन बच्चों की आंखों में सीखने की जबरदस्त इच्छा थी, क्योंकि वे पहाड़ों के पार की दुनिया देखना चाहते थे। वीडियो खत्म हुआ। एडा ने आगे कहा, आज रात जो भी चीजें यहाँ ऑक्शन होंगी, उनका हर एक पैसा वीडियो में दिखाए गए बच्चों को दान किया जाएगा। इससे उनके लिए नया स्कूल बनाया जाएगा, नई डेस्क, नई कुर्सियां, नए स्कूल बैग और नए कपड़ों के साथ। अब शुरू करते हैं प्यार की पहली आइटम के साथ, एम्प्रेस एल्सा का नया सॉन्ग। कोई स्टार्टिंग प्राइस नहीं, आप जो चाहें बोल सकते हैं। 100,000, 150,000, 300,000, 500,000। बहुत बढ़िया। गेस्ट 17 ने 5 लाख बोला है। कोई और? साहिल ने अपने कार्ड को देखा, नंबर 7। उसने कार्ड उठाया, 5 मिलियन। हॉल में हलचल मच गई। सैकड़ों नजरें साहिल की तरफ घूम गईं। 5 मिलियन। गेस्ट 7 ने 5 मिलियन बोला है। क्या कोई और? गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, सोल्ड। भीड़ तालियों से गूंज उठी। एल्सा स्टेज पर आईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका गाना 5 मिलियन में बिकेगा। उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता, क्योंकि पूरा पैसा दान में जा रहा था। फिर भी उनके चेहरे पर सच्ची खुशी थी, क्योंकि इससे और बच्चों की मदद हो सकती थी। दूसरी आइटम एक मशहूर आर्ट मास्टर की कला थी। 8 लाख में बिकी, जबकि असली कीमत उसका सिर्फ 1/8वां हिस्सा थी। लेकिन चैरिटी में ऐसा होता है, ये दान का भाव होता है। ऑक्शन चलती रही और साहिल चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक मैरी का डांस आया। एल्सा के गाने की तरह ही मैरी का डांस भी साहिल ने 5 मिलियन में खरीद लिया। क्योंकि साहिल ऐसा ही था, कोई उस पर काइंडनेस दिखाए तो वह उसका 10 गुना लौटाता था। और आज इन दोनों ने उसकी कज़न लिली की मदद की थी, तो उसने उन्हें भी सम्मान दिया। ऑक्शन लगभग खत्म होने वाली थी। अंतिम आइटम की बोली के बाद बैंक्वेट भी समाप्त होने वाला था कि तभी साहिल उठ खड़ा हुआ। उसने कार्ड उठाया और बोला, एम्स राइस, मैं एक गाना डोनेट करना चाहता हूँ। एडा क्लोजिंग स्पीच देने ही वाली थी, लेकिन साहिल को देखकर रुक गईं। आज साहिल ने कुल 10 मिलियन खर्च किए थे, उसे मना करना मुश्किल था। मिस्टर खुराना एक सॉन्ग डोनेट करना चाहते हैं, क्या कोई इसे खरीदना चाहेगा? एडा ने पूछा। ओह, अगर ठीक हो तो मैं इसे खुद ही खरीदना चाहूँगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपना ही गाना खरीदना चाहते हैं? हाँ, ठीक है। आप कितना बोल रहे हैं? 100 मिलियन। का कितना? एडा की आवाज़ कांप गई। 100 मिलियन। अपना गाना खरीदने के लिए? हॉल में सन्नाटा छा गया। सैकड़ों मेहमान दंग रह गए। अपना ही गाना 100 मिलियन में? मतलब सीधे 100 मिलियन दान कर रहे हैं। ये साहिल है कौन? लुइस और ग्रीन जैसे लोगों का दोस्त, और अब 100 मिलियन डोनेट कर दिए। इस आदमी की दौलत की कोई सीमा नहीं है। साहिल पियानो के पास गया, बैठा और बोला, इस गाने का नाम है स्नेल। मैं चाहता हूं कि वीडियो में दिखाए गए बच्चे भी उस छोटे से स्नेल की तरह दुनिया में अपनी जगह पा सकें। धीमी सोलफुल धुन बजने लगी। साहिल ने गाना शुरू किया। लिरिक्स पॉलिश किए बिना वैसे के वैसे छोड़े गए हैं, क्योंकि वे गाने का हिस्सा हैं। सॉन्ग खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि वीडियो वाले बच्चे भी उस स्नेल की तरह थे, छोटे, संघर्ष करते हुए, लेकिन सपनों से भरे हुए। ऑडियंस में किसी ने पूछा, मिस्टर खुराना, क्या आपने ये सॉन्ग खुद कंपोज किया है? हाँ, साहिल ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत टैलेंटेड हैं मिस्टर खुराना, और बहुत हैंडसम भी। मैरी ने साहिल को ऐसी नज़र से देखा जैसे सामने किसी हीरो को देख रही हो, वही आदमी जिसकी वह प्रशंसा करती थी। एल्सा भी उसे देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि वह बाकी पुरुषों जैसा बिल्कुल नहीं था। अगले दिन साहिल ने लिली को वापस स्कूल छोड़ दिया और उसके बैंक कार्ड में 100 मिलियन रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। उसने कहा कि इसे अपनी मर्जी से खर्च करे, और अगर उसे और ज़रूरत हो तो उसे बता दे। उसने ये भी कहा कि सही वक्त आने पर वह अपने माता पिता को धीरे धीरे सब जानकारी दे दे। इसके बाद साहिल अपनी बुगैटी वेरॉन लेकर रिवर सिटी की ओर निकल पड़ा। लेक सिटी रिवर सिटी से लगभग 1000 किलोमीटर दूर था, इसलिए साहिल ने खुद ड्राइव करके जाने का फैसला किया। कार बेहतरीन क्वालिटी की थी, सबसे उच्च स्तर की। ऐसे में उसका महंगा होना बिल्कुल सामान्य था। साहिल की शानदार ड्राइविंग स्किल्स के साथ बुगैटी वेरॉन पासिंग लेन में हवा की तरह उड़ रही थी। कुछ घंटों बाद साहिल आखिरकार रिवर सिटी की सड़कों पर पहुंच गया। ड्राइव करते हुए वह पिछले 2 दिनों में हुई घटनाओं के बारे में बहुत सोच रहा था। एंडी वही था जिसने दार्जिलिंग के टीवी में उसकी चचेरी बहन के साथ हुए हादसे को सुलझाने में मदद की थी, और चैरिटी बैंकेट में जब लोग उसे तंग कर रहे थे तब भी उसी ने उसका साथ दिया था। भले ही साहिल के पास असीमित पैसा था, लेकिन शायद पैसा ही उसके पास सब कुछ था। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता था। वह ये भी जानता था कि अगर ह्यू और एंडी को पता चल गया कि उसके पीछे कोई ताकतवर परिवार नहीं है, तो शायद वे भी उससे दूरी बना लें। इसलिए अब उसे अपनी खुद की ताकत बढ़ानी थी और अपनी शक्ति का निर्माण करना था। पैसा होने के कारण ये काम उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसकी असली चुनौती थी वफादार लोग ढूंढना।
ये काम समय लेगा, लेकिन उसे शक्ति जल्दी चाहिए थी। उसकी दूसरी जरूरत थी खुद को मजबूत बनाना। उसने अपना सिस्टम पैनल खोला। अभी भी उसके पास सिर्फ 200 लविश पॉइंट्स थे। इसका मतलब न तो कल दान किए गए 100 मिलियन से उसे पॉइंट मिले थे और न ही आज लिली को भेजे पैसों से। तो क्या लोगों को पैसे भेजने से लाविश पॉइंट्स नहीं मिलते? क्या पॉइंट्स सिर्फ कुछ खरीदने से ही मिल सकते हैं? हालांकि जब उसने एससीसी को 11 बिलियन दान किए थे तब तो उसे लाविश पॉइंट्स मिले थे, क्योंकि उस दान के बदले उसे हाई टियर मेंबरशिप मिली थी। तो मतलब पॉइंट्स तभी मिलते हैं जब बदले में कुछ मूल्यवान हासिल हो। उसकी बॉडी और माइंड दोनों की स्टैट्स 50 पॉइंट्स पर थीं। सिस्टम के हिसाब से यह स्तर काफ़ी मजबूत माना जाता था। बॉडी 18 से 50 होने के बाद साहिल समझ रहा था कि उसका वर्तमान शरीर अब नियमित व्यायाम करने वाले लोगों जैसा हो चुका है, भले ही उसने इसे सही मायने में टेस्ट नहीं किया था। वह सोचने लगा, अगर बॉडी स्टैट 100, 200, 500 या 1000 तक पहुंच गई तो क्या होगा? क्या वह सुपरहीरो बन जाएगा? यह उसे धीरे धीरे पता लगाना था। माइंड स्टैट्स बढ़ाने से उसकी इंद्रियां तेज होती थीं और दिमाग और साफ हो जाता था, इसलिए उसे उससे भी बढ़ाना था। फिर उसने अपने स्किल कॉलम पर नज़र डाली। वहाँ 5 स्किल्स थीं: ड्राइविंग, सॉन्ग कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, राइटिंग, परफॉर्मिंग और पियानो। सभी में 10 पॉइंट्स थे, यानी सभी एक्सपर्ट लेवल। साहिल ने सोचा, अगर मैं अपनी मर्जी से कोई भी स्किल जोड़ सकता हूँ तो क्या मैं 18 ड्रैगन टेमिंग पंचेस भी सीख सकता हूँ? कोशिश करने में क्या जाता है। उसने पास के एक सर्विस एरिया में कार रोकी ताकि वह 18 ड्रैगन टेमिंग पंचेस जोड़ने की कोशिश कर सके। अगर यह सच में सीख गया तो कमाल हो जाएगा। मैं दुनिया का नंबर 1 फाइटर बन जाऊंगा। उसने स्किल कॉलम में लिखा, 18 ड्रैगन टेमिंग पंचेस जोड़ें। पैनल टेस्ट हो रहा था। पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। सिस्टम को इस दुनिया में स्किल 18 ड्रैगन टेमिंग पंचेस नहीं मिला। पॉइंट ऐड असफल। 10 लविश पॉइंट्स काट लिए गए। FCK पता था ये रियल वर्ल्ड है, कोई नॉवेल नहीं। तारांकन। वह अंदर ही अंदर बड़बड़ाया। साहिल फिर से ड्राइव शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसकी कार आगे की ओर झटके से हिली। वह चौंक गया। क्या किसी ने मेरी कार को पीछे से मार दी? वह तुरंत बाहर भागा और सामने देखा, उसकी बुगैटी के पीछे एक BMW बुरी तरह धंसी हुई थी। साहिल ने चारों ओर देखा। वह क्लियरली सर्विस एरिया में पार्क था। गलती सामने वाले की थी। 10 लाविश पॉइंट्स खोने के बाद अब यह नई प्रॉब्लम। उसने राहत की सांस ली, नुकसान ज्यादा नहीं था। तभी करीब 30 साल की एक महिला गुस्से में BMW से उतरी। हे, तुम सड़क के बीच में ऐसे कैसे रुक सकते हो? तुम बीच में खड़े हो, वह चिल्लाए। साहिल ने शांत होकर कहा, मिस, मैं सर्विस एरिया में खड़ा था। आपने ही मेरी कार को मारा है। गलती आपकी है। मेरी गलती। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो क्या ये स्पोर्ट्स कार चलाकर? पता नहीं ये भी तुम्हारी है या किराए पर ली है। मेरी BMW का हाल देखो। मेरी बात सुन लो, जब तक मुआवजा नहीं दोगे तुम्हें जाने नहीं दूंगी। साहिल पहले तो इस मामले को जाने देना चाहता था, क्योंकि नुकसान मामूली था और पैसे उसके लिए कोई मसला नहीं थे। लेकिन महिला का रवैया बेहद घमंडी था। ठीक है, इस तरह के लोगों से बहस का कोई फायदा नहीं, पुलिस को बुलाता हूँ। बीच बीच में भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग फुसफुसाने लगे, वह तो बुगाटी वेरॉन है, कम से कम 30 मिलियन की। रियर एंड है, पूरा कसूर BMW का। बेच भी दे तो भी रिपेयर का पैसा पूरा नहीं होगा। कुछ ही देर में ट्रैफिक पुलिस पहुंच गई। CCTV देखकर उन्होंने BMW ड्राइवर की पूरी गलती मानी। महिला चुप हो गई। तब साहिल ने कहा, मिस, मेरी कार लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन है। दुनिया में सिर्फ 8, ऑफिशियल कीमत 60 मिलियन और मार्केट में लगभग 80 मिलियन। पीछे स्क्रैच है, कम से कम 1 मिलियन की रिपेयर लगेगी। आप कैसे पेमेंट करेंगी? भीड़ सन रह गई। महिला हक्की बक्की, 1 मिलियन, ये ठगी है। ठगी? अपने फ़ोन पर चेक कर लो, साहिल ने कहा। महिला ने चेक किया और डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं मर जाऊंगी, बस मुझे मार डालो। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। तभी साहिल के पांव से एक छोटी बच्ची आकर लिपट गई, लगभग 5 साल की। मिस्टर, मेरी मम्मी को ले मत जाना प्लीज़। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैं बड़ी होकर आपको पैसे दे दूंगी। साहिल ने झुककर पूछा, ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ। क्या वह तुम्हारे लिए अच्छी है? हाँ। कभी कभी एनी बुरी बनती है तो मम्मी मारती हैं, लेकिन अच्छी बनूं तो नहीं मारती। साहिल ने पूछा, क्या तुम डरती हो कि तुम्हारी मम्मी ने मेरे इतने पैसे देने हैं? छोटी ने मासूमियत से कहा, नहीं, मैं बड़ी होकर पैसे कमा लूंगी और आपको लौटा दूंगी। अभी तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ। उसने अपनी जेब से $10 का एक नोट निकाला और साहिल को दे दिया। मेरे पास अभी बस इतने हैं। साहिल ने नोट लिया, खड़ा हुआ और अपनी कार की ओर लौट गया। कार में बैठते हुए उसने कहा, आजकल लोगों को क्या हो गया है? शायद आपको अपनी बच्ची से सीखना चाहिए।
उसने कार स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। भीड़ हैरान थी, वह रिपेयर फीस नहीं ले रहा, कम से कम 1 मिलियन की। अरे पैसा हो तो सोच भी अलग होती है। चलो भाई, हमें भी एक बेटी पैदा करनी चाहिए, शायद फिर हमें भी मुआवजा ना देना पड़े। रिवर सिटी। काम के बाद पर्ल ने पॉश 911 चलाकर साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस की ओर रुख किया, लेकिन गेट के भीतर जाने से पहले ही उसे अचानक रोक लिया गया। पर्ल ने गौर से उन लोगों को देखा जिन्होंने उसे रोका था। उसने अपने माता पिता, अपने भाई सैम और 3 ऐसे अजनबी लोगों को देखा जिन्हें वह पहचानती भी नहीं थी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वह जल्दी से कार से उतरी। मॉम, डैड, सैम, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एम्फ, और कैसे पता चलता कि तुम असल में इतनी महंगी कार चला रही हो और बड़े शहर में एक महंगे मैंशन में रह रही हो, जबकि हम घर पर मर खप रहे हैं? उसकी माँ ली तुनक कर बोली, मॉम, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये कार मेरे बॉस की है। पर्ल ने समझाया, तुम्हारे बॉस की? वो तुम्हें हर दिन अपनी कार चलाने देता है, और किसी को क्यों नहीं? सिर्फ तुम्हें क्यों? ली का शक और बढ़ गया। मॉम, क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? आप लोग कहाँ रुके हैं? मैं आपके लिए 2 होटल रूम बुक करवा देती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अंदर ही रहना चाहती हूँ। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम्हारे भाई ने तुम्हें पिछले कुछ दिनों से देखा है, उसे पता है कि तुम यहीं रहती हो। ली ने साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस की ओर इशारा करते हुए कहा। मॉम, वो मेरे बॉस का रेजिडेंस है, मैं आपको ऐसे ही अंदर नहीं ले जा सकती। बुलशटी, कौन सा बॉस? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? इसलिए तुम उसकी कार चला रही हो और उसके घर में रह रही हो। तुम कैसी बेटी हो? एक बॉयफ्रेंड मिला नहीं कि अपने माँ बाप को ही भूल गई। मैं फैमिली रूल बुक में से एक लेसन निकाल कर तुम्हें सिखाता हूँ, पर्ल के पिता बिली ने कहा और गुस्से में हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी उठाई। पर्ल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो अचानक उसे मार देंगे। जैसे ही छड़ी उसकी बांह पर पड़ी, तेज दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल टूट गया। वह इतने सालों से अपनी कमाई में से ज्यादातर पैसा घर भेजती आई थी। सैम की यूनिवर्सिटी की फीस भी उसी ने भरी थी। वह हर महीने $20,000 अपने परिवार को भेजती थी, लगभग उसकी पूरी कमाई। और आज उसी से ऐसे बात की जा रही थी, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर वे उसके परिवार थे, और कोई विकल्प न होने पर वह अनमने मन से उन 6 लोगों को इंटरनेशनल रेजिडेंस के अंदर ले गई। पर्ल को पूरा भरोसा था कि आज पब्लिक हॉलिडे है, इसलिए साहिल अपने होमटाउन गया होगा, रिवर सिटी में नहीं। जैसे ही वे अंदर गए, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने ऐसा शानदार घर कभी टीवी पर भी नहीं देखा था। मिनी का पूरा परिवार तो मानो सदमे में चला गया था। अब तक वे सोचते थे कि उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, इसलिए वे वॉर्नर परिवार, जो गांव में रहता था, को नीचा समझते थे। पर आज उन्हें एहसास हुआ कि वे खुद कितनी छोटी सोच रखते थे। सैम के फ्यूचर इन लॉज अब सैम को नापसंद करने के बजाय गर्व से देख रहे थे। अगर उसकी बहन इतनी शानदार जगह रहती है तो सैम भी कुछ खास ही होगा। इट्स सो ग्रैंड हियर, पर्ल। ये सजावट, ये नज़ारा, ये जगह तो टीवी में दिखने वाली लग्जरी जगहों से भी ज्यादा आलीशान है, सैम ने फ्लोर टू सीलिंग विंडोज की ओर चलते हुए कहा। वह कल्पना करने लगा कि अगर वह यहाँ रोज रहे तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। घर इतना बड़ा था कि उसमें उसके और मिनी के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर में मेहमान अपने ख्यालों से बाहर निकले। पहले तो उन्हें असहज महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि यह घर उनकी बेटी का है, उनका कॉन्फिडेंस तुरंत वापस आ गया, जैसे ये सब उसी का हिस्सा हो। इसी समय पर्ल ने पूछा, तो मॉम, डैड, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? बिली ने मिनी और उसके माता पिता की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मिनी है, तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड, और ये उसके माता पिता हैं। हम उसके लिए शादी तय करना चाहते हैं, तो हमें 5 मिलियन दे दो ताकि हम उसके लिए एक घर और कार खरीद सकें। पर्ल को यह बात बिल्कुल हास्यास्पद लगी। उसके पिता पूरी जिंदगी किसान रहे थे, वह 5 मिलियन मांगने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साफ था, यह आइडिया सैम का ही था। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पर्ल ने शांत होकर कहा। तो कितना देने की सोच रही हो? बिली ने पूछा। उन्हें भी लग रहा था कि 5 मिलियन थोड़ा ज्यादा है। मैं एक भी सेंट नहीं दूंगी। वॉट, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर मारूं? बिली चिल्लाया, आप मुझे मार मार कर खत्म भी कर दें, फिर भी मैं 1 सेंट नहीं दूंगी। तुम बदतमीज लड़की, तुम चाहती हो मैं गुस्से में मर जाऊं। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। बिली ने उंगली उसकी ओर तानकर कहा। पर्ल की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए कहा, आपने हमेशा उसे ही तरजीह दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लड़का है। आप उसे सब कुछ देते रहे, लेकिन मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस खुद भरनी पड़ी। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? उसे पढ़ाई करनी थी जब घर में पैसे नहीं थे, तो ठीक है, मैंने उसके लिए लोन लिया और धीरे धीरे चुकाया। अपनी कमाई में से जितना हो सके बचाया। मैं खुद पर बहुत कम खर्च करती थी। क्या आपको पता है कि मैं कैसे जी रही थी? मैं तो मालन्यूट्रिशन की वजह से ऑफिस में बेहोश भी हो जाती थी।
नौकरी थोड़ी अच्छी हुई, फिर भी मैंने ज़्यादातर पैसा घर भेजा। अपनी ज़रूरतों के लिए बस थोड़ा सा रखा। और क्या चाहिए आपको? और तुम, सैम, तुमने यूनिवर्सिटी में क्या सीखा? तुम्हारे अंदर ज़रा भी ग्रैटिट्यूड नहीं है। अब तुम मुझसे 5 मिलियन मांग रहे हो। मैं तुम्हें क्या लगती हूँ? एटीएम, अब साफ साफ सुन लो, आज के बाद मैं 1 सेंट भी नहीं भेजूंगी। उसकी ये बातें सुनकर पूरा कमरा शांत हो गया। ली और बिली, जो हमेशा उसे दबा लेते थे, आज एक शब्द नहीं बोले। उनकी आज्ञाकारी बेटी पहली बार उनके सामने खड़ी थी। ली ने कुछ पलों बाद बेशर्मी से कहा, मुझे परवाह नहीं। जब तक तुम पैसे नहीं दोगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपको सच बता ही देती हूँ, पर्ल ने कहा। मेरे बॉस को मुझ पर तरस आया था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया। आपको पता है ये घर कितने का है? उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना पर्ल बोली, 400 मिलियन, 400 मिलियन। सबके होश उड़ गए। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना पैसा कैसा दिखता है। उनके शहर में तो शायद एक सड़क खरीद ली जाए। सैम ने पहले कहा था कि पर्ल के रहने की जगह कम से कम 50 मिलियन की होगी, लेकिन उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। अब उन्हें यकीन हो गया कि 50 मिलियन का तो एक कमरा भी ना हो। आपको पता भी है 400 मिलियन कितना होता है? इस घर की कोई भी चीज़ हमारे शहर में एक पूरा घर खरीदने लायक है। पर्ल ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर आप लोग नहीं जा रहे तो मैं ही जा रही हूँ। बाद में मत कहना कि सिक्योरिटी गार्ड्स आएं और आपको बर्गलरी के केस में पकड़ लें। इतनी हाई क्लास जगह में जबरदस्ती घुसने पर सीधे 10 साल की जेल हो सकती है। वह ये कहकर दरवाजे की ओर मुड़ी। यहीं रुक जाओ, हमारी अवहेलना कैसे कर सकती हो, बदतमीज लड़की। बिली फिर गुस्से में उठा, पर ली ने उसे रोक लिया। डैड, जब से मैं छोटी थी आपने मुझे कभी किसी और नाम से नहीं पुकारा, सिर्फ बदतमीज लड़की। मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी मैं आपके लिए सड़क पर खड़े भिखारियों से भी कम हूँ, पर्ल ने टूटती आवाज में कहा। सैम भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि पर्ल हमेशा की तरह डरकर उसकी बात मान लेगी, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग थे। पर्ल, चुप रहो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुमने मॉम और डैड को इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें लगा उनके दबाव में मैं झुक जाऊंगी, है ना? तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? अपनी शादी का खर्च खुद क्यों नहीं उठाते? वह उनकी बात पूरी तरह अनसुनी करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। बाकी लोग भी घबराकर खड़े हो गए। वे शहर से नहीं थे, और अगर बर्गलरी में 10 साल की जेल हो जाती तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। जैसे ही पर्ल दरवाजे तक पहुंची, मुख्य दरवाजा बाहर से खुल गया। साहिल के रिवर सिटी पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। अगर वह बीच रास्ते में न रुका होता तो वह बहुत पहले पहुंच जाता। थका हारा वह साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस लौटा और अपने घर के दरवाजे खोले। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि पर्ल लाल आंखों के साथ बाहर निकलने ही वाली थी। मिस पर्ल, क्या हुआ? क्या आप बाहर जा रही हैं? फिर उसकी नज़र पर्ल के पीछे खड़े लोगों पर गई। और ये लोग कौन हैं? साहिल को देखते ही पर्ल का दिल कस गया। क्या वह छुट्टियों के लिए गया नहीं था? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? और वह भी अभी? पर्ल ने घबराकर कहा, मुझे माफ़ कीजिए मिस्टर खुराना, ये लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। घर से मुझसे मिलने आए थे तो मैंने सोचा इन्हें यहाँ बिठा दूँ। मैं इन्हें अभी बाहर छोड़ आती हूँ। वह डर रही थी कि शायद साहिल नाराज़ हो जाएगा। कौन नहीं परेशान होगा अगर वह बाहर हो और कुछ अनजान लोग $400 मिलियन के घर में घूमते मिलें। साहिल ने कहा, इतनी रात को कहाँ जाएंगी? यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, रात यहीं रुकने दीजिए। पर्ल ने सारी स्थिति को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर समझ लिया था। घर तो रहने के लिए ही होते हैं, और इस घर में तो वैसे भी बहुत जगह थी। ये 6 मेहमानों को आराम से ठहरा सकता था। साहिल को उन्हें रुकने देने में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, ठीक है मिस्टर खुराना, मैंने पहले ही उनके लिए होटल के कमरे बुक कर दिए हैं, तो मैं। अचानक बिली ने पर्ल को बीच में रोक दिया। तुम ही इस कमीनी लड़की के बॉयफ्रेंड हो, है ना? तुम दोनों पहले से ही एक साथ रह रहे हो, तो बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। हम भले ही मामूली परिवार हो, पर रीति रिवाज तो निभाने पड़ते हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस $10 मिलियन और तुम्हारे भाई के लिए रिवर सिटी में एक घर और एक कार। अगर तुम इतना महंगा घर खरीद सकते हो तो ये सब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, है ना? साहिल चौंक गया। कमीनी लड़की, क्या यह अपनी ही बेटी को ऐसा कह रहा है? और यह मुझे पर्ल का बॉयफ्रेंड समझ रहा है। लेकिन ठीक है, हम एक ही घर में रहते हैं तो लोग ऐसा ही सोचेंगे शायद। पर 10 मिलियन, घर, कार, ये तो सीधा सीधा अपनी बेटी को बेच रहा है। उसने पर्ल की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। पर्ल का सीना भय से उठने गिरने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए। पिताजी, ये बकवास बंद करो, वह चिल्ला उठी। बिली झुंझला कर बोला, बकवास कैसे है? तुम दोनों पहले से साथ रह रहे हो, इसमें क्या साफ नहीं है? अगर ये तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बनाएगा तो और कौन करेगा? तुम चाहती हो कि हम घर में कैसे जिएं? साहिल खुद को रोक ना पाया। सर, मैं तो बस मिस पर्ल का बॉस हूँ।
बॉयफ्रेंड नहीं, बिली ने हंसकर कहा। बॉस? कौन सा बॉस अपने स्टाफ के साथ रहता है? तुम बस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हो, है ना? साहिल चुप रह गया। साफ था, सफाई देने से उल्टा असर ही पड़ेगा। पिताजी, कृपया अब चुप हो जाए। क्या मुझे मुसीबत में डालना चाहते हैं? पल ने रोते हुए कहा। सैम तुरंत बोल पड़ा, पल, पापा तुम्हारी मदद ही तो कर रहे हैं। वह मन ही मन बेहद उत्साहित था। अब जब उसके पिता ने उसकी बहन और जीजाजी से उसके लिए घर और कार मांग ली थी, तो शायद उसे ये चीजें मिल ही जाएं। 10 मिलियन भी अंत में उसी के काम आते। फिर तो उसे काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस घूमेगा, कार चलाएगा और आराम से जिंदगी गुजारेगा। मिन्नी और उसके माता पिता भी खुश थे। अगर बिली की मांगें मान ली गईं, तो वे अपनी बेटी को सैम से शादी करने देने में एकदम राजी थे। दामाद के पास 10 मिलियन, रिवर सिटी में एक शानदार घर और कार, वे गर्व से घर लौटेंगे। पल सबके चेहरे पड़ रही थी, किसी में उसके दुख का रत्ती भर भी एहसास नहीं था। वे बस पैसे के लिए आए थे। अगर साहिल गरीब होता तो उसका परिवार उसे अलग कराने की हर कोशिश करता। अब जब पता चला कि साहिल अमीर है, वे उसे बेचने और मोटा मुआवजा लेने को तैयार थे। उन्हें सिर्फ पैसों की परवाह थी, पल के जीवन से उन्हें कोई मतलब नहीं। उसी पल को सच्चाई समझ में आ गई। वह जन्म से ही अपने परिवार के लिए एक साधन भर थी, जो भी वे चाहते वह उन्हें दिलाती रही। उसे लगा था कि परिवार सबसे ज़रूरी होता है, इसलिए वह अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा ही अपने लिए रखती और बाकी घर भेज देती। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह समुद्र में तैरता एक छोटा सा प्लवक है, जिसका कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। उसका दिल पत्थर की तरह ठंडा पड़ गया। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ी और तेजी से एलिवेटर में चली गई। वह बस वहां से निकलना चाहती थी। स्थिति देखकर साहिल तुरंत उसके पीछे भागा और दरवाजे बंद होने से पहले एलिवेटर में घुस गया। उनके जाते ही सैम और बाकी लोग एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखने लगे। आखिरकार वे भी वहां से निकल गए। पल की धमकी काम कर गई थी, वे चोर समझे जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। रिवर सिटी का एक पार्क। साहिल और पल नदी के किनारे बैठे थे। पल ने उसे बताया कि पिछले 20 सालों से वह किन हालातों से गुजर रही थी। साहिल शांति से सुनता रहा, बिना बीच में टोके। मिस्टर खुराना, क्या मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ? मैं उन्हें वह सब देती हूँ जो वे चाहते हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं कर्ज लेती और फिर उसी को चुकाने में जिंदगी लगा देती, उसने धीमी आवाज में कहा। साहिल ने गहरी सांस लेकर कहा, मिस पल, आप बेवकूफ़ नहीं, बस बेहद भावुक हैं। आप जितना ज्यादा देती हैं, वे उसे उतना ही हल्के में लेते हैं। शायद, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। पहले 20 साल मैंने उनके लिए जिए हैं, आने वाले साल मैं अपने लिए जीऊंगी। पल बोली। साहिल ने मुस्कुराकर कहा, मिस पल, कल अपने परिवार को होटल में डिनर पर बुलाए। इतनी दूर आए हैं, मेरी तरफ से कुछ छोटा सा होना चाहिए। अगर पैसों की ज़रूरत हो तो वित्त विभाग से ले लीजिए। आप जो भी फैसला लेंगी, मैं आपके साथ हूँ। पल रो पड़ी और उसके कंधे पर सिर रख दिया। उसे लगा था कि साहिल उसे नीचा समझेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसे क्या पता था कि साहिल के भी अपने दर्द थे, बचपन में माता पिता का जाना, अंकल ट्रेस के साथ मुश्किलें। बस फर्क इतना था कि साहिल की आंटियां डायना और सैली थीं, जो उसे प्यार करती थीं। पल के पास तो कोई नहीं था। साहिल को उसके लिए दुख हुआ। वह अपनी पूरी जिंदगी बस अपने परिवार के लिए खपती रही और बदले में वही परिवार उसे सिर्फ पैसे कमाने का साधन समझता रहा। मिस पल, जितना चाहो रो लो, सब बाहर निकाल दोगी तो हल्का महसूस होगा, साहिल ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। पल आधे घंटे तक रोती रही। फिर जब उसने खुद को संभाला, उसे एहसास हुआ कि साहिल की कमीज आंसुओं से पूरी भीग चुकी थी। मिस्टर खुराना, माफ कीजिए, आपके कपड़े गीले कर दिए। कोई बात नहीं, चलिए घर चलते हैं, साहिल ने कहा। वे साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस लौटे। सैम और बाकी लोग जा चुके थे। मिस्टर खुराना, मैं उन्हें ढूंढने जाती हूँ, पल बोली। साहिल ने उसे रोकते हुए कहा, मिस पल, आपने कहा था कि अब आप अपने लिए जिएंगी, तो ना कहना सीखिए। अगर आप अभी उनके पास गईं तो वे और बेशर्म हो जाएंगे। वे वयस्क हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। पल ने सिर झुकाया। ठीक ठीक है, शुभ रात्रि मिस्टर खुराना। वह अपने कमरे में चली गई। साहिल सही कह रहा था, अगर उसे अपने लिए जीना है तो ना कहना सीखना ही होगा। साहिल का कमरा। साहिल बिस्तर पर लेट गया और सामने सिस्टम पैनल देखा। मेजबान साहिल खुराना। शेष राशि 9 पद 99 नील 99 खरब 68 अरब 65 करोड़ 46,25,465 डॉलर। शरीर 50, मन 50, कौशल ड्राइविंग 10 जोड़, पियानो 10 जोड़, गायन 10 जोड़, गीत लेखन 10 जोड़, गीत रचना 10 जोड़। शाही पॉइंट्स 190। वह खुद को और मजबूत बनाना चाहता था। उसने 50 शाही पॉइंट्स शरीर पर खर्च कर दिए। अचानक उसके शरीर में तीखी गर्मी दौड़ गई, जैसे मांसपेशियों में चींटियां रेंग रही हों। 5 मिनट बाद दर्द चला गया। फिर उसने मन पर 50 शाही पॉइंट्स खर्च किए। सर घूम गया, जैसे चढ़कर आ रहा हो।
कुछ मिनट बाद जब होश आया, मेरी नज़र इतनी साफ कैसे? वह 3 मीटर ऊंची छत पर बैठे मच्छर को भी साफ देख पा रहा था, यहाँ तक कि उसका पैर कौन सा हिल रहा है। शरीर और मन दोनों 100 पर पहुंच चुके थे। प्लस का निशान गायब था। क्या अब मैं इन्हें अपग्रेड नहीं कर सकता? इतनी जल्दी? असंभव। अब मैं शाही पॉइंट्स किस पर खर्च करूं? वह सोचने लगा, फिर खींच कर बोला, छोड़ो, बाद में देखते हैं। अगली सुबह वह चिपचिपा महसूस करते हुए उठा और पूल की तरफ चला गया। मिस पल तो अब तक सो रही होंगी। ठीक है, मैं नहाने के लिए पूल में कूद जाता हूं। उसने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। कमाल है, 2 चक्कर तैरकर वह बाहर आया। उसके शरीर में कोई भारी बदलाव दिख नहीं रहा था, पर भीतर एक जबरदस्त ताकत महसूस हो रही थी, जैसे वह एक मुक्के से गाय तक गिरा दे। अगली सुबह गोल्डन लीफ होटल के चेयरमैन के ऑफिस में। मिस पर्ल, मैं ईस्ट लीग इंटरनेशनल नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की योजना कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मुझे अपनी टीम बनाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मदद करें। मिस्टर खुराना, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगी, पर्ल ने हिचकिचाते हुए कहा। वह करना तो चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह खुद को काबिल साबित न कर पाए और साहिल की बड़ी योजना खराब न कर दे। मिस पर्ल, आप पूरी तरह सक्षम हैं। आपको इस छोटे से होटल से बाहर निकलना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी। शाबाश। और मैं आपको जो सबसे बड़ा सपोर्ट दे सकता हूं, वो है अनलिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जिसे आप काबिल समझें उसे हायर करिए। अगर कोई उन्हें $1 मिलियन दे रहा है तो हम 5 या 10 मिलियन देंगे। जब तक वे अच्छे हों, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, मुझे कब से शुरू करना है? जितनी जल्दी हो सके। तो मैं कल से शुरू कर दूंगी। ज़रूर। आज अपने माता पिता को बुलाए, हम सब साथ में खाना खाएंगे। पिछली रात की घटनाओं के बाद साहिल को लगा कि पर्ल बदल गई है। वह पहले हमेशा खुशमिजाज और आशावादी रहती थी, अब वह एक तरह की रूथलेस बिजनेसवुमन बनती जा रही थी। सच कहें तो साहिल को पुरानी पर्ल ज़्यादा पसंद थी, जो अनजाने में ही उसे थोड़ी सी टेम्पटेशन दे जाती थी। लेकिन ये भी सच था कि इंसान कुछ अनुभवों के बाद बदल ही जाता है। दूसरी ओर बिली और बाकी लोग एक साधारण होटल में रुके थे। सुबह होते ही सब इकट्ठा हो गए और बिली के फैसले का इंतजार करने लगे। डैड, आज हम क्या करें? सैम ने पूछा। क्या करेंगे? सीधे उसके होटल जाएंगे और उसे ढूंढेंगे। लेकिन अगर मेरी बहन हमें देखना न चाहे तो? वह हमें नहीं देखना चाहती। मैंने उसे जन्म दिया, इतने साल पाला, और अब जब उसकी जिंदगी अच्छी हो गई है तो वह अपने ही पिता को नहीं पहचानती। तो मैं उसके वर्कप्लेस में ही तमाशा कर दूंगा ताकि वह अपने साथियों के सामने सिर न उठा सके। हाँ, यही करते हैं। अब जब वह बड़ी हो गई है, इतनी आसानी से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। ली ने तुरंत साथ दिया। मिनी का परिवार चुप था, पर वे भी चाहते थे कि सैम को पर्ल की वजह से फायदा मिले। आखिरकार यह उनकी बेटी के भविष्य से जुड़ा था। वे लोग गोल्डन लीफ होटल पहुंचे ही थे कि पर्ल का फोन आया। उन्हें डिनर के लिए होटल आने को कहा गया। सैम का चेहरा खिल उठा। डैड, लगता है पर्ल ने समझौता कर लिया है। हमें घर और कार मिलने वाली है। मिनी भी खुश हो गई। जो सैम का था वह उसका भी था। उसे भी फैंसी कार मिल सकती थी। बिली ने मुस्कुराते हुए कहा, देखना, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी बड़ा बिजनेसमैन है जो $100 ऑफ मिलियन के घर में रहता है। वह इतना बड़ा होटल अकेले नहीं संभाल सकता। तुमने नहीं कहा था कि पर्ल कोई मैनेजर है? उससे कहो कि तुम्हें कोई सुपरवाइजरी जॉब दे दे। हाँ, वह जनरल मैनेजर है। साहिल के बाद सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास है। मैं उससे मिनी और अपने लिए जॉब अरेंज करने को कहूँगा। अपनी बहन से कहो कि तुम्हें सुपरवाइजरी पोस्ट दे दे और मिनी को पैसों की जिम्मेदारी। इससे हम तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को पैसों के साथ कोई अफेयर करने से रोक पाएंगे और तुम दोनों अपनी बहन की थोड़ी मदद भी कर दोगे, ली ने सलाह दी। ये सुनकर सब लोग खुश खुश होटल की ओर बढ़े। गोल्डन लीफ होटल पहुंचकर वेटर उन्हें प्राइवेट रूम नंबर 1 में ले गया। अंदर साहिल और पर्ल पहले से बैठे थे और टेबल पर तरह तरह की डिशेज सजी थीं। टेबल पर रखी सारी डेलिकेसीज देखकर उनकी सांस अटक गई। ऐसा खाना तो उन्होंने अब तक सिर्फ टीवी पर देखा था, वह भी किसी किंग के सामने। कभी नहीं सोचा था कि वे खुद ऐसा खाना खाएंगे। अंकल और आंट, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आज मैं आपको खाना खिलाता हूँ। आराम से खाए। अगर खाना कम पड़े तो किचन से और बनवाने के लिए मिस पर्ल को बोल दीजिए, साहिल ने कहा। थैंक यू साहिल। सैम बैठ गया और खाने पर टूट पड़ा। बाकी लोग भी फौरन उसके साथ बैठ गए। ये लॉबस्टर कितना टेस्टी है। मिनी, तुम भी खाओ। मॉम, डैड, आप लोग भी ये लॉबस्टर ट्राई कीजिए। अरे, ये क्रैब इतना बड़ा क्यों है? मॉम, ये किंग क्रैब है, बहुत महंगा होता है। ये हज़ारों डॉलर का आता है। यह क्या है? काला सा है और मुंह में जाते ही पिघल जाता है। बहुत स्वादिष्ट है। ये कैविया है। ये और महंगा है। यह एबलोनी है। मैं भी नहीं जानती।
ये वाला ट्राई करो, ये भी बहुत अच्छा है। वे लोग खाने में मग्न थे कि साहिल खड़ा हुआ। अंकल और आंट आराम से खाए, मुझे अभी जाना है। अगर कुछ कम पड़े तो मिस पर्ल को बोल दीजिए। साहिल, आप जाए, सैम ने मुंह भरे हुए कहा। साहिल चला गया। उसे पता था कि पर्ल को अपने परिवार से कुछ कहना है। वह बीच में नहीं पड़ना चाहता था। वह पर्ल के हर फैसले का समर्थन करता था। कुछ देर बाद पर्ल बोली, खाना खत्म करिए, अपना सामान पैक करिए और घर लौट जाए। मैं हर महीने समय पर आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। लेकिन पर्ल, मैं वापस नहीं जाना चाहता। क्यों न तुम मेरे लिए यहाँ कोई जॉब अरेंज कर दो, सैम ने कहा। पर्ल ने सोचा अगर सैम यहाँ काम करे तो ठीक है। इसलिए उसने कहा, अपना यूनिवर्सिटी डिप्लोमा दो, मैं देखूंगी कौन सी पोजीशन तुम्हें सूट करेगी। सैम अचानक चुप हो गया। कमरा एकदम शांत हो गया। पर्ल उसकी ओर देखती रही। सैम घबराने लगा। वह पर्ल से हमेशा थोड़ा डरता था, लेकिन आज वह डर कई गुना बढ़ गया था। उसकी नज़रें उसे कँपकँपा रही थीं। आखिरकार सैम बोला, वो, पर्ल, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। ओह, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए, तो वह पैसा कहाँ गया जो मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजने के लिए बचाया था? पर्ल ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। वो, उस समय मेरा कुछ पैसा गैम्बलिंग में हार गया था, इसलिए मुझे मजबूरन तुमसे झूठ बोलना पड़ा कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, सैम ने कांपते हुए कहा। तो पूरे परिवार ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं अपनी तबीयत की परवाह किए बिना पैसे बचाती रही, यहाँ तक कि काम पर बेहोश तक हो गई, और तुमने मेरे बचाए हुए पैसे गैम्बलिंग में उड़ा दिए। सिस्टर, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो ऋण वसूलने वाले कह रहे थे कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वे मेरा हाथ काट देंगे। मॉम और डैड के पास झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर्ल, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन मैंने अपने तरीके बदल दिए हैं। तब से मैं गैम्बलिंग नहीं करता, सैम ने सफाई दी। हाँ, मैं भी इसकी गवाही दे सकती हूँ। सैमी सच में बदल गया है, ली ने बीच में कहा। पर्ल ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। ठीक है, तो तुम नीचे से शुरू करोगे, एक वेटर के रूप में। पर्ल, मैं वेटर नहीं बनना चाहता। मुझे एक सुपरवाइजरी जॉब दो और मिनी को पैसों की जिम्मेदारी। इससे हम साहिल को पैसों के साथ अफेयर करने से रोक सकेंगे। मॉम ने कहा कि हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए, सैम ने हिम्मत करके कहा। पर्ल कड़वी हंसी हंस पड़ी। सुपरवाइजरी जॉब, पैसों की जिम्मेदारी, मदद, ये लोग तो साहिल को लूटना चाहते हैं। तुम पैसों की जिम्मेदारी लोगे? तुम्हें पता भी है मासिक रेवेन्यू कितना है? तुम्हें पता है ये खाना कितना है? मैं बताती हूँ, ये खाना $1 मिलियन का है, और इस जगह का रेवेन्यू हर महीने करीब $1 बिलियन है। तुम सोचते हो तुम इसे संभाल सकते हो? पर्ल के शब्दों के साथ ही सबने खाना खाना बंद कर दिया। सबकी आंखें फैल गईं। $1 मिलियन सिर्फ एक भोजन के लिए? ये तो पागलपन था। पर्ल, तुमने कितना कहा इस मील का? सैम ने धीरे से पूछा। इस मील की कुल कीमत $1 मिलियन है। कमरा लंबे समय तक शांत रहा। शौक उतरने के बाद ली बोली, तुम इतने पैसे हर महीने कमाती हो, लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तो हम वापस नहीं जा रहे। एक जिंदगी मेहनत कर ली, अब आराम का समय है। बिली ने भी जोर दिया, जब तुम इतनी रिच हो तो सैमी के लिए एक घर और कार दिलवा दो, ताकि वह शादी करके सेटल हो जाए। पर्ल बस चुपचाप सबको देखती रही, बिना किसी उम्मीद के। सब एक जैसे थे। उसे दुख हुआ कि वह ऐसे परिवार में पैदा हुई। वह उनकी मदद करना चाहती थी क्योंकि वे परिवार थे, लेकिन अब उसे दूर जाना ही था। वह उन्हें और नहीं देख सकती थी। खाना आराम से खाए, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। पर्ल उठी और चली गई। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पूरे परिवार ने मिलकर उसे धोखा दिया था। उन्होंने उसके बचाए पैसे सैम के गैम्बलिंग डेब में उड़ा दिए। अगर आज वह उन्हें वह दे देती जो वे चाहते थे, तो कल वे और मांगते, फिर और कभी संतुष्ट न होते। वे सिर्फ लेते रहे। वह अब उन्हें और नहीं देखना चाहती थी। उधर कमरे में बैठे लोग खाना खाते रहे। आखिर $1 मिलियन की मील बर्बाद थोड़ी ही करनी थी। उसी समय पर्ल चेयरमैन के ऑफिस पहुंची। साहिल बोरियत से अपना सेल फोन देख रहा था। अरे मिस पर्ल, तुम इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गई? मिस्टर खुराना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और उन्हें कभी नहीं देखना चाहती, पर्ल ने कहा। अभी जाना चाहती हो? और उनका क्या मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूँ? साहिल ने पूछा। उसे शक था कि पर्ल के परिवार ने उससे कुछ बुरा कहा है, तभी उसका रिएक्शन इतना तेज था। लेकिन चूंकि पर्ल ने फैसला कर लिया था, वह पूरी तरह उसका साथ देगा। कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर आपने उन्हें कुछ भी दिया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे, तो उन्हें इग्नोर कर दूं। हाँ, इग्नोर कीजिए। अगर वे होटल में कोई समस्या खड़ी करें तो पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए और उन्हें 2 दिनों के लिए स्टेशन में डलवा दीजिए। ठीक है, तो मिस पर्ल, आप सबसे पहले कहाँ जाने की योजना बना रही हैं? मैं स्प्रिंगफील्ड जा रही हूँ। वह एक वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस है जहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं।
मेरा एक यूनिवर्सिटी रूममेट भी वहीं है, उससे मुझे मदद मिल सकती है। ठीक है, मैं आपके लिए एक स्मूथ जर्नी की कामना करता हूँ मिस पर्ल। जब आप वापस आएंगी मैं आपके लिए एक सेलिब्रेशन डिनर होस्ट करूँगा। थैंक यू मिस्टर खुराना। बिली और बाकी लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि पर्ल अभी अभी स्प्रिंगफील्ड के लिए रवाना हो चुकी है। उन्होंने बहुत खा लिया था, लेकिन $1 मिलियन की डेलिकेसीज छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए वे पूरे 3 घंटे तक खाते रहे। भोजन समाप्त करने के बाद समूह प्राइवेट रूम से बाहर निकला और वेटर उन्हें चेयरमैन्स ऑफिस में ले गया। मेरे प्यारे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर कहाँ है? सैम ने पूछा। न, मुझे अपना ब्रदर इन लॉ मत कहो। मैंने तुम्हें बताया था मिस पर्ल और मैं सिर्फ कलीग्स हैं। हमने कभी हद पार नहीं की और मैं अभी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता हूँ? साहिल ने जवाब दिया। समूह ने एक दूसरे को देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पहले तो ये कभी कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन अब जैसे वे उसे ऐसा नहीं कह सकते थे। तो मिस्टर खुराना, मेरी सिस्टर कहाँ है? सैम ने फिर पूछा। आपकी सिस्टर चली गई है। आपको भोजन खत्म करने के बाद घर चले जाना चाहिए, साहिल ने कहा। वह चली गई। हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। जब मैंने कहा कि वह चली गई तो मेरा मतलब ये नहीं था कि वह होटल से गई है, बल्कि यूनिवर्सिटी से। ये लो मिस पर्ल की रेजिग्नेशन लेटर, खुद देख लो। इतना कहकर साहिल ने सैम के हाथ में एक कागज़ पकड़ा दिया। रेजिग्नेशन। समूह के होश उड़ गए। साफ लग रहा था कुछ बहुत गलत हुआ है। सैम ने कागज़ खोला। ये सच में पर्ल का रेजिग्नेशन लेटर था। मिस्टर खुराना, मेरी सिस्टर ने रिज़ाइन क्यों किया? मैं इसे कैसे समझाऊं? मिस पर्ल को लगता है कि अगर वह यहाँ काम करती रही तो तुम उसे परेशान करते रहोगे। तुम उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, इसलिए उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, साहिल ने शांत स्वर में कहा। वो कहाँ गई? मुझे नहीं पता, शायद अपनी यूनिवर्सिटी रूममेट के पास। ली ने तुरंत अपना सेलफोन निकाला और पर्ल को कॉल किया। क्षमा करें, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अनअवेलेबल है। नहीं नहीं, ली धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। हम्फ, क्या तुम उस लड़के के साथ मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हो? बिली ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक वह बाहर नहीं आ जाती। सर, यहाँ गुस्सा मत कीजिए, साहिल ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। मैंने आपकी बेटी को जाने के लिए मजबूर नहीं किया। ये सब आपने खुद किया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप यहाँ तमाशा करेंगे तो यह आपकी ही गलती होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहीं बैठा रहूँगा। कम से कम अच्छा खाना और अच्छा ड्रिंक तो मिलता रहेगा। सर, जब मिस पर्ल यहाँ थी तब मैंने उसके कहने पर आपको होटल का सबसे अच्छा खाना खिलाया था। इस एक भोजन पर ही लाखों डॉलर खर्च हुए। लेकिन अब जब वह जा चुकी है तो मुझे आपके साथ पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ टैंट्रम करेंगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। अगर आप कुछ समय के लिए लॉक्ड अप हुए तो अपनी रेप्यूटेशन खराब करने के लिए मुझे मत दोष दीजिए, साहिल ने डांटते हुए कहा। साहिल की बात सुनकर सब डर गए। आखिरकार उनकी नज़र में साहिल एक बिग शॉट था। मुझे ब्लफ मत करो, मैंने लंबी जिंदगी जी है, मुझे कोई चीज़ नहीं डराती, बिली ने कहा, लेकिन उसकी कांपती आवाज़ उसके डर को बयां कर रही थी। सर, मैं आपको ब्लफ कैसे कर सकता हूँ? साहिल ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं मिस पर्ल की स्थिति को थोड़ा बहुत जानता हूँ। वह भी आपकी ही बेटी है, पर आप उसके साथ इतना अलग बर्ताव क्यों करते हैं? अगर आपने मिस पर्ल पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो वह आज नहीं जाती। वह जाते समय फूट फूट कर रो रही थी। उसने कहा उसने आपको पालने का कर्ज चुका दिया है। वह आपको दोबारा नहीं देखना चाहती। आप शायद उसे कभी ढूंढ ना पाएं। बिली के सीने में जैसे कोई तेज चोट लगी हो। वह लगभग बेहोश हो गया। ली तुरंत उसे संभालने दौड़ी। सैम के दिमाग में भी एक तेज झटका लगा। जिस ब्राइट फ्यूचर का उसने सपना देखा था वो चकनाचूर हो गया। मिनी के पेरेंट्स उसे खींचकर ले जाने लगे। वे बिली के साथ दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे। क्या पता सच में वह इन्हें अरेस्ट करा दे। मिनी, सैम चिल्लाया। मिनी मुड़ी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। तुम इस लूजर को क्या देख रही हो? मिसेस फुलर ने मिनी को झटका देते हुए कहा। इतना बड़ा मौका था, लेकिन इन्होंने पर्ल पर इतना दबाव डाला कि वह चली गई। अब इनकी हालत देखो। इस लड़के की क्या औकात है? वह घर और कार कब अफोर्ड कर पाएगा? चलो घर, इससे सारे रिश्ते खत्म कर लो। मैं तुम्हें इससे कहीं बेहतर लड़कों से मिलवाऊंगी। सैम को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग से सीधे नर्क में गिर गया हो। बिली और ली का खून भी उबल रहा था। डर, गुस्सा, पछतावा सभी मिलकर उन्हें अंदर से खा रहे थे। अगर पर्ल ने अपना कॉन्टैक्ट बदल लिया तो वे उसे कहाँ ढूंढेंगे? पर्ल सालों से उन्हें हर महीने पैसे भेजती थी। अब उन्हें आदत हो चुकी थी। वे लंबे समय से काम भी नहीं कर रहे थे। वे गांव में सबकी एनवी थे, एक ऐसी बेटी के माता पिता जो उन्हें बिना काम के पैसे देती थी। अब अचानक सब खत्म। क्या वे वापस उसी पुराने जीवन में लौटेंगे? सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत,
गांव वाले क्या कहेंगे, इस सोच से ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और सबसे बड़ी बात, वे पर्ल के साथ बचपन से जो कठोरता बरतते आए थे उसका उन्हें जरा भी एहसास नहीं था। उन्हें बस इस बात का पछतावा था कि वे सैम की बातों में आकर यहाँ तक आ गए। अगर वे घर पर ही रहते तो पर्ल पैसे भेजना जारी रखती, बिना 1 रुपया भी कम किए। साहिल सोफे पर बैठकर चुपचाप ये सब देख रहा था। वह जानता था कि चाहे वह चाहे तो उन्हें पैसे देकर चुप करा सकता था, चाहे जितना मांगते वह अफोर्ड कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करने वाला था। उसे ये देखकर हैरानी होती थी कि इतने बुरे परिवार के बावजूद पर्ल ने कभी खुद को गिरने नहीं दिया। यही बात साहिल को उसके लिए और भी रिस्पेक्ट से भर देती थी। उसका शरीर, उसका डिमीनर, सब कुछ आकर्षक था। उसमें एक मैच्योरिटी थी जो किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती थी। वह गोल्डन लीफ होटल में काम करती थी, रोज अमीर लोगों के संपर्क में रहती थी। अगर वह चाहे तो अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। पैसा कमाना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। सर, साहिल ने आखिरी बार कहा, अगर आपको अब भी विश्वास नहीं है तो आप हर सुबह होटल के एंट्रांस पर वेट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि मिस पर्ल काम पर आती है या नहीं। बस ध्यान रहे, होटल के ऑपरेशंस को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ब्लेम मुझे मत कीजिएगा। यही बात कहनी थी, अब आप जा सकते हैं। समूह भारी मन से वहां से चला गया। साहिल नहीं जानता था कि वे सच में घर लौटेंगे या यहाँ वेट करेंगे, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ चीज़ों की कदर तभी होती है जब वे हमेशा के लिए खो जाएं। शायद पर्ल को खोकर ही वे उसकी गुडनेस और उसकी अहमियत समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।